ज़िंदगी के इस खेल में कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जब रिश्तों में हमारी कड़वाहट आ जाए तो हमें चाहिए कि उसे बातचीत करके सुलझा लें, उसको मना लें। जो हमसे रूठ गए हैं उसको मना लें। पिछले कुछ सालों से हमारा ननिहाल भी हमसे नाराज़ हो गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ननिहाल के लोगों को मना लें। ननिहाल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल जहाँ से हमारी माता सीता ब्याह के आई थी, वो उनका मायका है, इसलिए मैं उसको ननिहाल कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में। इंडिया नेपाल के रिलेशन में अभी थोड़ी खटास चल रही है और इसमें अभी रिसेंट का इंसिडेंट ये है कि 8 मई 2020 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया। ये सड़क जो है ये दार्चुला से लिपुलेख तक बनाई गई है ताकि मानसरोवर करने वाले यात्रियों को आसानी हो सके। पहले मानसरोवर की यात्रा जो है वो सिक्किम से होते हुए चाइना जाती थी और चाइना से पूरा तिब्बत क्रॉस करके मानसरोवर तक पहुंचती थी। इसमें काफ़ी समय भी लगता था और लोगों को काफ़ी चढ़ाई भी करनी पड़ती थी, काफ़ी चलना भी पड़ता था और खर्चीला भी था। क्योंकि इस रास्ते का 90% हिस्सा जो है वो चाइना में था, तो इसलिए काफ़ी खर्चीला हो गया था। अब हमने क्या किया है कि उत्तराखंड में जो दार्चुला जगह है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हमने लिपुलेख तक एक रास्ता बनाया है जिससे हमारा मानसरोवर जाने का जो यात्रा का समय है वो बहुत कम हो जाएगा। इस रास्ते को लेकर नेपाल अपना ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि नेपाल इस रास्ते को लेकर ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहा है और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। इस रास्ते के बन जाने से जहाँ एक तरफ जो यात्री हैं मानसरोवर जाने के लिए वो उनके लिए आसान हो गया है, उसी तरफ जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन थी जो अभी तक पहाड़ों की वजह से मेन रीज़न से छटी हुई थी, वो इस रास्ते के बन जाने के कारण मेन सिटीज़ से बहुत आसानी से जुड़ गई है। और दूसरी बात ये भी हो गई है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। अब जब यात्री जाएंगे तो वो छोटे होटल्स खोल सकेंगे, ढाबा खोल सकेंगे, गेस्ट हाउस खोल सकेंगे, तो इससे उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है, वो कमा पाएंगे, उनका जीवन और सुखमय हो जाएगा। लेकिन अब नेपाल जो है इस पे ऑब्जेक्शन डाल रहा है। नेपाल इस पे ऑब्जेक्शन क्यों डाल रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस, इसके बहुत सारे कारण हैं नेपाल के ऑब्जेक्शन डालने के। सबसे पहला तो है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पश्चिमी बॉर्डर, वो एक नदी निर्धारित करती है। और ये डिसाइड कब हुआ था? ये डिसाइड हुआ था 1815 में, जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था और उसमें ब्रिटिशर्स ने नेपाल के राजा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, सुगौली ट्रीटी। सुगौली एक जगह है बिहार में, वहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी। तो वो उस ट्रीटी में कहा गया था कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है यानी कि पश्चिमी जो सीमा है वो काली रिवर, जिसको नेपाल काली रिवर बोलता है और हम उस नदी को शारदा नदी बोलते हैं। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स ने सुगौली ट्रीटी साइन किया था तो उसी नदी को उसने बाउंड्री बता दिया था। उसके बाद इसको वहाँ के राजा जो थे, जो राणा डायनेस्टी वहाँ रूल करती थी तब से लेके उन्होंने 1950 तक रूल किया, तो वो राजा उसको एक्सेप्ट करेगा। कभी ये नहीं बोला कि हाँ ये टेरिटरी हमारी है, ये हमारी। उन्होंने नदी को ही, जो ट्रीटी में साइन हुआ था, उसको ही एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारा बॉर्डर है। 1860 से लेके अभी तक इंडिया का उस पर निर्विरोध पोजीशन रहा है। और लेकिन नेपाल कहता है कि 1950 से जब से सेंसस उसने स्टार्ट किया है तब से वो उस रीजन का सेंसस भी करता है। इस विवाद का एक एंगल ये भी है कि केपी ओली की सरकार जो है वो एक कोलिजन गवर्नमेंट है और केपी ओली अपनी सरकार को बचाने के लिए वहाँ एक टेरिटोरियल नेशनलिज्म की भावना को भड़का रहे हैं या टेरिटोरियल नेशनलिज्म की भावना को भर रहे हैं नेपाली लोगों में। उसमें हो क्या रहा है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को डेवलप किया जा रहा है। और चूँकि वहाँ कांग्रेस पार्टी का रूल है तो हम ये भी मान सकते हैं कि उसमें चाइना इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है, बस मानने के तौर पे है कि मान सकते हैं कि चूँकि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी है, आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब चाइना का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है कि वो नेपाल के साथ ऐसा कर रहा है? चाइना का 2-3 इसमें फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनिशिएट किया है, जिसके तहत वो सिल्क रूट को फिर से बना रहा है। तो उसमें इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो
अब इंडिया को घेरने के लिए इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हैं सबको वो परस्यू कर रहा है, सबको मना रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर ले। तो पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर इंडिया अपने नेबर से परेशान रहेगा तो चाइना को फ़ायदा होगा, तो दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा ये कि अगर नेपाल जो है वो अनस्टेबल रहता है तो उसमें भी चाइना का फ़ायदा है। चाइना अपना मार्केट मोनोपोली वहाँ जमा सकता है। ऑलरेडी चाइना जो है वो केपी ओली के जाने के बाद वहाँ पे रेल रोड ट्रांजिट बना रहा है काठमांडू से लेके लहासा तक। तो अगर नेपाल अनस्टेबल रहता है, नेपाल के लोग परेशान रहते हैं, तो चाइना उनको मैनिपुलेट कर सकता है ईजिली। तो ये चाइना एंगल से चाइना को फ़ायदा है। एक चीज़ और है कि वहाँ पे अभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राजा विरोधी थी, वहाँ पे मोनार्की विरोधी थी। जो राजा थे नेपाल के वीरेंद्र वीर विक्रम शाह जी, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे इंडिया के। तो इसलिए इस नाते से क्या हो जाता है, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन। तो कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया को एक दुश्मन मानती है, तो इसलिए भी वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है। एक और रीज़न है कि अगर वहाँ पे अपने पार्टी का वर्चस्व बना के रखना है तो उनके अंदर एक कम्पिटिटिव नेशनलिज्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ का इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। वही सेम टू सेम चीज़ जो है वो नेपाल में किया जा रहा है कि यहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़का के वहाँ के लोगों का वोट लेना या फिर वहाँ के लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अंतिम रीज़न जो लगता है मुझे वो ये है कि नेपाल अभी जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कहें या एक सिंपल भाषा में कह दें, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। तीन तरफ से उसका जो पड़ोसी है वो सिर्फ इंडिया ही है, और इंडिया के तरफ से रास्ता जो है उसके लिए ट्रेड करने का आसान है, क्योंकि चाइना की तरफ जो टेरेन है वो घाटियाँ हैं, पहाड़ी हिमालय है, उसको क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल है। तो आसान रास्ता जो है ट्रेड करने के लिए वो इंडिया की तरफ से है। तो नेपाल पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट है ट्रेड करने के लिए। लेकिन नेपाल के कुछ पार्टी जो हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम पूरी तरह से इंडिया पे ट्रेड करने के लिए डिपेंडेंट रहे, तो अपना डिपेंडेंसी वो कम करना चाहते हैं। इसीलिए वो नेपाल को थोड़ा अनस्टेबल बना रहे हैं ताकि वो चाइना की तरफ टिल्ट कर। ये तो हो गई नेपाल की बात, नेपाल की तरफ से बात। अब इंडिया की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसको हमें मान लेना चाहिए। जब हमने रोड बनाना स्टार्ट किया तो हमें चाहिए था कि नेपाल को कॉन्फिडेंस मिले, नेपाल में एक डिप्लोमेटिक कंसल्टेंट करें ताकि नेपाल को पता हो कि हम वहाँ रोड बना रहे हैं। नेपाल के इच्छा से वो रोड बने, क्योंकि उसमें फ़ायदा इंडिया का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है। नेपाल भी जो है एक हिंदू राष्ट्र है, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं और काठमांडू से लहासा जाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये रास्ता उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को पहले बात कर लेना चाहिए था नेपाल के गवर्नमेंट से, नेपाल के डिप्लोमेट से। इंडियन डिप्लोमेट्स को चाहिए था कि वो इस चीज़ को पहले बात कर लेते। और दूसरी बात यह है कि नेपाल हमेशा कहता है कि इंडिया जो है ट्रेड मोनोपोली करता है, यानी कि एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, यानी कि ट्रेड में बुलिंग करता है। मतलब नेपाल के हितों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपना हित को ध्यान देता है। इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बार बार ये चीज़ को कहता है, इसलिए हमें चाहिए एक जिम्मेदार सरकार के नाते कि हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं बैठ के बात करें और समझाएं कि हम बिग ब्रदर नहीं हैं, हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त के नाते हम ट्रेड कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या हमारा कल्चरल रिलेशन है या फिर हमारा रिलीजियस रिलेशन है, वो जो भी है, हम एक पड़ोसी और दोस्त के नाते हैं, हम बिग ब्रदर का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। अब विवाद कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि सुगौली एग्रीमेंट में तो ऑलरेडी काली रिवर यानी कि शारदा रिवर को बाउंड्री मान लिया गया है। विवाद वहाँ स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे जब शारदा रिवर के दो ओरिजिन पॉइंट हैं। एक तो है आपको काला पानी में, काला पानी जो अभी जो इंडिया का जो नक्शा है उसके तहत जो बॉर्डर पे पड़ता है, वो काला पानी यानी लिपू लेक के बहुत बगल में, वहाँ से वो ओरिजिन होती है। दूसरा है लिम्पी अधूरा। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे कि लिपू लेक यहाँ पे, उसके बाद रिवर ओरिजिन होती है यहाँ तक आती है और लिम्पी अधूरा से एक रिवर यहाँ तक आती है। तो नेपाल कहता है कि लिम्पी अधूरा से जो रिवर आ रही है, ये बाउंड्री की तरफ से जो रिवर आ रही है उसको इंडिया जो है वो बाउंड्री मानता है। यही जो है वो विवाद का मेन जड़ है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? बैठ के बात करें इस पर कि हाँ वो ट्रीटी में क्या साइन हुआ था, राजा ने क्या माना था और
अभी के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें बैठ के हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारी सरकार को, नेपाल की सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों को बैठ के बातें करें, ना कि बॉर्डर पे जो अभी 2-4 घटना हुए हैं वो करे। जो नेपाली आर्म पुलिस फोर्स ने जो सीतामढ़ी बॉर्डर पे किया है वो एक शर्मनाक घटना है। आम लोगों का जो लोग रोटी पेटी से जुड़े हुए हैं, जो जिनकी कमाई, जिनका सारा चीज़ इंडिया नेपाल से लगा रहता है, उनको भागाना, उनको पीटना या उनको गोली मार देना, ये कोई रास्ता नहीं है। इससे टेंशन्स बढ़ेगी, इससे टेंशन्स कम नहीं होगी। हमारे लोगों को भी चाहिए कि नेपाल के अगेंस्ट सेंटीमेंट पैदा ना करें। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हम बहुत पुराने रहे हैं और बहुत हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हिंदू रिलीजन नेपाल का भी मेजॉरिटी रिलीजन है और इंडिया का भी मेजॉरिटी रिलीजन है। वहाँ के फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल होते हैं, जैसे बिहार में और यूपी में छठ मनाई जाती हैं, जितने ही इंथुजियाज़म से, उत्सुकता से, उतना ही इंथुजियाज़म से नेपाल में भी मनाया जाता है। जब पशुपतिनाथ का मेला लगता है तो नेपालियों से ज़्यादा इंडियंस वहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ जाते हैं। और यहाँ तक कि नेपाली जो स्क्रिप्ट है, मैंने आपको मिथिला का जो एपिसोड था उसमें भी बताया था, नेपाली स्क्रिप्ट जो है वो मिथिलाक्षर से आया है। जिस स्क्रिप्ट से मैथिली भाषा आई थी, उसी स्क्रिप्ट से नेपाली और बंगाली दोनों भाषाएं आई हैं। तो हमारे इतने गहरे संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध। अब हम बात करते हैं कल्चर और रिलीजन से हटके पॉलिटिकल संबंध के बारे में, यानी राजनीतिक संबंध हमारे जो हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नेपाल में राजा का शासन रहा बहुत दिनों से क्या हम कह रहे तो 2005 तक राजा का शासन रहा है। हमारा जो पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन है नेपाल से, वो शुरू हुआ था 17 जून 1947 को। 1950 में हमने एक ट्रीटी साइन की थी, इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसके तहत हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो खुले रहेंगे। हमारे लोग एक दूसरे के कंट्रीज़ में आराम से आ जा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के, एक से दूसरे जगह जाके काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाली लोगों के लिए अपने गवर्नमेंट सर्विस में भी रिजर्वेशन दिया है। बिहार में हो, यूपी में हो या भारत सरकार की नौकरियों में नेपालीज़ के लिए रिजर्वेशन होता है। नेपाल एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसको इंडिया ने अपनी मिलिट्री सर्विस में उसके लिए एक सेपरेट रेजिमेंट बनाया है। आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट के अधिकतर जवान जो होते हैं वो नेपाली होते हैं, नेपाली ओरिजिन के होते हैं। 1951 में एक रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, और नेपाली कांग्रेस ने राजशाही को हटा के वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया। पहले प्रेसिडेंट बने थे रामवरण यादव, जो खुद ही भी मिथिला से थे। वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मिथिला का कोई आदमी नेपाल का पहला प्रेसिडेंट बनता है। ये जो डेमोक्रेसी है वो बहुत दिन तक चल नहीं पाई। उसके बाद फिर से वहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश कर ली गई, री-एस्टैब्लिश कर ली गई, और वहाँ पे जो फिर किंग बने वो थे वीर विक्रम शाह, जो तब से लेके उन्होंने 2005 तक, जब तक उनकी कॉन्स्पिरेसी में हत्या नहीं हो गई, तब तक वहाँ के राजा थे। इसी बीच वहाँ पे कम्युनिस्ट जो है वो धीरे करके ग्रो कर रहे थे। प्रचंड जो है वो कम्युनिस्ट लीडर है, उनके अध्यक्षता में कम्युनिस्ट पार्टी पहले जंगल से ग्रो होना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गई। और उन्होंने आखिरकार 2005 में जब वीरेंद्र विक्रम शाह जी का कॉन्स्पिरेसी में डेथ हुआ था, उसमें ज्ञानेंद्र शाह जी जब वहाँ के राजा बने थे, तब प्रचंड जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वहाँ के सबसे बड़े नेता, वो तब प्रधानमंत्री बने थे। तब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और तब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। इससे पहले एक और घटना हुई थी 1975 में। 1975 में जब सिक्किम जो है वो भारत के साथ आके मिल गया था, तो नेपाल ने उसका पुरजोर विरोध किया था। नेपाल की गवर्नमेंट ने उस समय की, नेपाल के कुछ पॉलिटिकल्स पार्टी ने उसका बहुत विरोध किया था, और उस समय भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो है नेपाली लोगों के अंदर वो भरे गए थे। 2015 में नेपाल में फिर से एक बार नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ रह रहे मधेसीज, जनजाति और थारूज जो लोग हैं, उनको लगा कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में सही न्याय नहीं मिला है, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू किए। क्योंकि ये तीनों जो जातियाँ हैं, तीनों जो कम्युनिटी है, ये तीनों इंडिया नेपाल बॉर्डर पे रहती है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया। नेपाल ने इस ब्लॉकेट को समझा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवोक कर रही है
नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर कराने के लिए। तो नेपाल ने इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लिया और एक बार फिर से नेपाल के लोगों में नेपाल की गवर्नमेंट ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भरना शुरू कर दिया। 2015 बहुत दूर की बात नहीं है, अभी ये सेंटिमेंट पूरी तरह से कम नहीं हुआ था तब तक ये जो नया हमारा अभी जो रोड बना है मानसरोवर लिंक रोड जो उत्तराखंड में, उसने फिर से एक बार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगा दिया है, जिसमें नेपालीज लोग जो हैं वो इंडिया को गो बैक का नारा दे रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ इंडियन लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो उन सब से ऐसी गुजारिश है कि आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहकावे में ना आए। चाहे दोनों साइड के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने पुराने रिलेशंस को देखें। आप जो अगर इंडिया के हैं तो या फिर नेपाल के हैं तो ये समझें कि हमारा रिलेशन जो है इन पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर है। तो हम बात करके इन सब चीज़ों को सुलझा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इन सब चीज़ों को आराम से बात करके सुनें। हमारे नेपाल के बंधुओं से अनुरोध है, तपाईला अनुरोध गर्दछु हाम्रो संबंध को बुझ्नु लागि। आप इंडियन लोगों से भी अनुरोध है कि इस तरह से इतने पुराने रिलेशंस को ऐसे एक झटके में ना तोड़े। आप एक मौका दे, उनको भी एक मौका खुद को भी दे, ताकि गवर्नमेंट बात कर सके, कोई भी एंटी नेपाली सेंटिमेंट्स को भड़कने ना दे। नमस्कार।